चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम जो कल क्वेश्चन किया था अंडर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, उसी को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जिन बच्चों को कल समझ में नहीं आया था वो आज इस क्लास में देख लेंगे दोबारा से। ठीक है, किस तरह से होगा। हमें क्या करना है, हमें करना है कि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, मैं तुम्हें इसको प्रूफ करने से पहले बता देता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए जानना, है ना। हम इस प्रूफ को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, उसको एक बार ज़रा ओवरव्यू कर लो। तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है, और तीनों में करना क्या है, तीनों में यही करना है कि भाई सारे नंबर इरेशनल प्रूफ करने हैं। जो जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इनको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, तो इसलिए अपने लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, कि किस तरह से ये इरेशनल प्रूफ होगा। चलो देखो, हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी तरफ से रेशनल नंबर लेट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर लेट कर लेंगे और अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर देंगे कि साहब ये रेशनल नंबर तो है नहीं, हमने तो रेशनल लेट किया था लेकिन ये रेशनल तो है नहीं। तो उससे क्या होगा, फिर ये इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, लेट अस अज्यूम अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि भाई कोई भी एक नंबर है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं, पहले आर अपॉन एस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लो जैसे लेट अस सपोज ये नंबर आ गया 4/18। ठीक है, तो अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 2 से कट सकता है, तो 2 2 9 18, तो ये कितना हो गया 2/9। अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ये वाली कौन सी फॉर्म है इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि अब इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों नंबर को एक साथ कट कर सके, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। ठीक, तो जब किसी भी नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हमें वहां लिखाना देखना पड़ता है कि लिखना पड़ता है कि जब हमने अंडर रूट टू को रेशनल नंबर लेट किया है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट टू जो है उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेशनल लेट कर लिया। वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एंड ये जो P और Q है आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि भाई P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कहने का मतलब जब हमने अंडर रूट टू को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है तो बस ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कहने का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल वन है, जैसे इधर ऊपर लिखा हुआ है ना 2/9। ठीक है, तो ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी कैसे नंबर है, को प्राइम, क्योंकि 2 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है वो वन है। ठीक है, समझ में आया। चलो, इतनी बात अगर समझ में आई तो बताओ जरा मुझे, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं ना, आगे क्या बोला है इसमें। हमने इतना तो कर दिया कि P एंड Q
को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर एक ही है केवल। अब देखो जब हम अंडर रूट टू को पी अपॉन क्यू लिख रहे हैं तो क्या क्यू इधर को लेकर के नहीं आ सकते, तो अंडर रूट टू इंटू क्यू इक्वल्स टू पी ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो अगर स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट टू इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। अंडर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जब हम टू की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में करते हैं तो हमको मिलता है पी स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह से लिखा हुआ है कि टू मल्टीप्लाई 25 को करते हैं तो हमको मिलता है क्या, 50। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि 25 भी 50 का फैक्टर है और 2 भी 50 का फैक्टर है। बिल्कुल सही बात है नहीं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई से ही तो 50 हमको मिल रहा है, तो भाई ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। वैसे ही 2 भी पी स्क्वायर का फैक्टर होगा और क्यू स्क्वायर भी पी स्क्वायर का फैक्टर होगा, क्योंकि 2 और क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई से ही हमको पी स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो कोई एक नंबर है 4, है ना, 4 एक नंबर है और 4 से हम डिवाइड करवाना चाह रहे हैं 8 के स्क्वायर को, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16। अब देखो ये नंबर है 4, ये नंबर 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 8 को भी डिवाइड करेगा, करके देख लेते हैं, क्या 4 8 को भी डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल। तो समझाने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर, मान लो कोई एक नंबर है a, वो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, सही है, जिसका स्क्वायर था। जैसे 4 अगर 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। तो जब यहाँ पे 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो p स्क्वायर, सॉरी p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। चलो हमने लेट कर लिया कि देखो जब हम 4 से डिवाइड कर रहे थे 8 के स्क्वायर को, है ना, तो हमको मिल रहा था क्या, 16। तो जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को, तब हमें मिल रहा है 2, है ना। कहने के बाद दोनों नंबर अलग अलग होंगे। जब हम इस कंडीशन में देखो, है ना, ये जो लिखा हुआ है 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी जो लिखा हुआ है, जब हम पी स्क्वायर, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे पी स्क्वायर को, तो कितना मिल रहा है हमको, क्यू स्क्वायर, क्योंकि जब 2 की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में होगी तभी तो पी स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे 2 से p को, तो लेट अस सपोज हमको मिल रहा है c। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, c। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो हमको p मिल रहा है। लिख देंगे लेट 2c इक्वल्स टू p। ठीक है, लेट 2c इक्वल्स टू p। चलो अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, p की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपनी, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू है 2c, 2c स्क्वायर, तो ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो
2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c²। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c²। इसको लेट कर लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, जब 2 की मल्टीप्लाई c² में कर रहे हैं तो क्यू² मिल रहा है हमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 2 क्यू² को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स क्यू²। अगर 2 क्यू² को डिवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। सही है। अगर 2 क्यू² को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखो, ये जो इक्वेशन है अपनी, इसको, ये वाली जो लाइन है इस वाली को बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, है ना। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 क्या कह रही है? इक्वेशन 2 ये कह रही है अपनी कि भाई 2 p को भी डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन 2 यही तो कह रही है कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। इक्वेशन 4 क्या कह रही है? 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। हमने शुरू में क्या लेट करा था कि अंडर रूट 2 को हम p अपॉन q लिख रहे हैं, और p अपॉन q कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम। कहने का मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने तो इनका कॉमन फैक्टर क्या निकाल दिया? 2, कि ये 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, ये 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो भाई ये तो गलत हो गया। सही है, गलत हो गया नहीं हो गया? तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। सही है। बी फाउंड दैट 2 is common factor of p and q। भाई 2 जो है ये कॉमन फैक्टर आ गया किसका? p और q का। सही। सो हाँ, लिखेंगे कारण, दिस इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एज्यूमशन। ये किस लिए आया? क्योंकि हमने जो एज्यूम करा था ना, वो गलत एज्यूम करा था। दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। ये किसकी वजह से आया? ये हमने रॉन्ग एज्यूम करा था, गलत एज्यूम करा था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2, क्योंकि ये एज्यूमशन ही गलत हो गई रेशनल नंबर वाली, सो अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अरे भाई समझ में आया नहीं? ये बताओ जरा पहले। चलो अब इसको नोट कर लो। ठीक है, अब मैं एक बार और जो मेन स्टेप है पहले इसको नोट कर लो, फिर एक बार मेन स्टेप और समझा दूंगा। ठीक है, फिर तुम थ्योरी लिखना भी आसानी से सीख जाओगे। क्या टाइमिंग है स्कूल का बताओ?
कर लिया भाई सबने नोट? चलो देखो हम कर क्या रहे हैं ओवरऑल इसमें, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो कोई भी नंबर इरेशनल प्रूफ करने को आया, जैसे अंडर रूट 3 हमें इरेशनल प्रूफ करने को आया, तो सबसे पहले हम अंडर रूट 3 को क्या लेट कर रहे हैं कि भाई ये एक रेशनल नंबर है, ऐसा लेट कर रहे हैं। और रेशनल नंबर है तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और फिर हम अपनी तरफ से इनका कॉमन फैक्टर निकाल दे रहे हैं, तो हमारी तो बात ही गलत हो जाएगी, ठीक है। हम पहले बोल रहे हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और फिर हम निकाल भी रहे हैं इनका कॉमन फैक्टर, तो हमारी बात गलत हो गई नहीं हो गई? तो इसका मतलब हमने एज्यूम ही लेट करा है कि ये रेशनल नंबर है, तो फिर हम बोल देंगे कि भाई हमारी एज्यूमशन गलत हो गई, इसलिए ये रेशनल तो है नहीं जो हमने लेट करा था, तो इसको इरेशनल ही रहने दो, ठीक है, इरेशनल नंबर ही है ये। देखो अब कैसे करेंगे इसको सोल्व करेंगे। पहले क्यू को इधर लेकर के जाएंगे, पी इधर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q² इक्वल्स टू P²। यहाँ से हमें पहला नंबर मिल गया कि भाई 3 जो कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है P² को, तो 3 डिवाइड करेगा P को, ठीक है। मान लो कितने बार में डिवाइड करेगा, 3 की मल्टीप्लाई जब C में करेंगे तो P आएगा, ठीक है, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो बस P की जगह वैल्यू रखो, तो 3Q² इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 3C, इसका स्क्वायर है ना इस इक्वेशन में 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 3Q² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9C²। अब 3 से ये कटेगा 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा Q² इक्वल्स टू 3C²। अब यहाँ से इधर से देखो, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 3 Q को डिवाइड कर रहा है Q² को, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा, बस हमें मिल गया। देखो 3 P को डिवाइड कर रहा है, 3 Q को डिवाइड कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 से हम बता सकते हैं भाई कि 3 तो इनका आ गया कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने तो बोला था इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो इसलिए अपनी एज्यूमशन हो गई रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलो अब देखो, एक तो ये आते हैं इस तरह के, है ना, कि अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो, अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है, इस तरह के आते हैं। चलो एक क्या आएगा, एक ये आएगा कि सो डैट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, या 5 + √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये और भी आसान होते हैं, इनमें लाइंस भी कम लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, ये आसान होते हैं। देखो कैसे आसान होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, हम ऑलरेडी प्रूफ पहले कर चुके हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि 5 - √3 भी इरेशनल नंबर होगा। देखो तो लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि 5 - √3 एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो रेशनल नंबर है तो 5 - √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर मतलब जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है, ठीक। चलो अगर हम यहाँ से अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालें तो ऐसा कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 को दूसरी तरफ भेज दो और P/Q को इधर ले आओ। कहने का मतलब 5 - P/Q हो जाएगा, क्योंकि इधर P/Q पॉजिटिव है और अंडर रूट 3 इधर निगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 5 - P/Q, ठीक।
इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो, इस फ्रैक्शन को देखो जरा सही से भाई। ठीक, यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई ए और बी तो इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर ही लेट करे थे, इंटीजर ही हैं। तो ये जो लिख रहा है 5, अच्छा हमने एलसीएम नहीं लिया क्या इधर? एलसीएम तो ले लो इसका। जब क्यू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5Q - P। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, हम इसको सीधा सीधा ऐसे नहीं देख पा रहे कि 5Q - P, ये P/Q की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। Q P/Q की फॉर्म में ही ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई कि ये जो QP हैं ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, एंड वी गेट so we get 5Q - P/Q is a rational number. हमें क्या मिलता है? ये रेशनल नंबर मिलता है, क्योंकि भाई ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। नहीं, देखो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऊपर अगर पूरी टर्म को P ऐड कर लें, नीचे Q ऐड कर लें, P/Q की, या इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख लो, 5 - P/Q। अब P/Q तो हम खुद ही ऐड कर चुके हैं कि ये को प्राइम है, और 5 हमें पहले ही पता है कि ये एक रेशनल नंबर है। 5 तो हमें पता है रेशनल नंबर है, तो रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो ओवरऑल रेशनल नंबर ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया, ये तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमको रेशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन हम पहले तो ये प्रूफ कर चुके हैं भाई। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब समझ रहे हो कि ये एक रेशनल नंबर है ना? इधर एलएचएस में ये रेशनल नंबर √3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि √3 तो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमने ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि भाई इधर आ रहा है रेशनल, इधर हम प्रूफ कर चुके हैं इरेशनल, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, ये हमारी रॉन्ग एज्यूम्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया 5Q - P/Q रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट कि √3 तो एक इरेशनल है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब दोनों बातें आपस में अपोजिट हो गई, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूम्शन दैट, क्या थी अपनी एज्यूम्शन? कि 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। ये अपनी एज्यूम्शन थी। ठीक है, सो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो वी कंक्लूड दैट कि 5 - √3 क्या हो जाएगा? इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये स्टोरी लिखने वाली थी इसमें। सही है भाई, इसको नोट कर लो।
चलो आगे चलते हैं, है ना। तुम्हारा डाउट आया कि को प्राइम नंबर्स बताओ। चलो एक बार मैं को प्राइम नंबर्स बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स, देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली वन, ठीक है। जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल और केवल वन। देखना को प्राइम नंबर्स लिखा है मैंने, तो हमेशा दो नंबर की बात होगी या दो से ज़्यादा नंबर्स की बात होगी, ठीक है। तभी हम को प्राइम बता पाएंगे। जैसे मान लो मैंने 9 और 18 लिया, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों नंबर को कट कर सकें, तो दोनों नंबर 3 से भी कट हो जाएंगे, दोनों नंबर 9 से भी कट हो जाएंगे, तो इनके तो कॉमन फैक्टर आगे दो, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने 2 और 9 लिया, 2 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 आ रहा है, तो ये को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम नंबर देखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो जैसे दो नंबर दिए हैं 9 और 18, तो उनकी फ्रैक्शन बना के देख लो। अगर वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रही है तो वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो तभी जाएगी जब कोई कॉमन नंबर उनको कट कर रहा होगा। अगर वो फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होती है जब हम सारे के सारे, मान लो जैसे हमने एक नंबर लिया, लेट अस सपोज एक नंबर ले लिया आपने 4 एंड 36, 36 नहीं 38, ठीक है। तो अभी क्या है, ये नंबर कट सकता है, तो इसको काट दो, किससे, 2 से, 2 2 जा 4, और जी कितना हो जाएगा ये 2 9 जा, ठीक है। काट के ये कितना है 2/19। क्या अब ये कट सकता है, नहीं कट सकता, क्योंकि जितने भी कॉमन नंबर से ये कट सकता था हम ऑलरेडी पहले काट चुके हैं। अब इन दोनों में कोई भी ऐसे कॉमन नंबर्स नहीं है जो इन दोनों को कट कर सके, तो अब ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है को प्राइम नंबर। जब हम जैसे अंडर रूट 3 को p/q लेट कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि भाई p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर है, को प्राइम, कहने का मतलब इन दोनों को कोई भी नंबर काट नहीं सकता। लेकिन हम प्रूफ कर रहे थे कि भाई p को 2 भी डिवाइड कर रहा है, p को q भी डिवाइड कर रहा है, तो जैसे इधर 4 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 38 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये को प्राइम तो है नहीं, 4 और 38 को प्राइम तो है नहीं, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। वैसे इधर p और q का भी जब हम प्रूफ कर रहे थे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया था, 2। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये को प्राइम तो फिर है नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इनको गलत एज्यूम कर लिया था कि ये रेशनल है। समझ में आ गया क्यों भाई। चलो ठीक, तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 होता है फिनिश, ठीक है भाई। देखो लैंग्वेज हर एक क्वेश्चन में सेम लिखनी है, लैंग्वेज में कोई भी चेंज नहीं करना है, स्टेप सारे सेम होंगे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक, एक्सरसाइज 1.2 के सारे 1 to 1 लैंग्वेज कॉपी करते रहना, उधर से वही स्टेप कॉपी करते रहना, ठीक है। सारे मैंने करा दिए, ठीक। अब बताओ भाई कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कल से। चलो आज के लिए इस चैप्टर की क्लास को यहीं रहने देते हैं।